हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है पश्चाताप का दर्द। मौसम बहुत ही लुभावना हो गया था। आसमान में घिर आए काले गहरे बादलों ने कुछ अंधेरा सा कर दिया था, लेकिन शाम के 4 ही बजे थे। तेज बारिश के साथ जोरों की हवाएं और आंधी भी चल रही थी। पार्क में पेड़ झूमते लहराते अपनी प्रसन्नता का इजहार कर रहे थे। यमन का मन हुआ कि कमरे के सामने की बालकनी में कुर्सी लगाकर मौसम का लुत्फ उठाया जाए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि यामिनी का कमजोर शरीर तेज हवा सहन नहीं कर पाएगा। यमन ने यामिनी की ओर देखा। वो पलंग पर आंखें मूंदे लेटी थी। यमन ने यामिनी से पूछा, अदरक वाली चाय बनाऊं, पियोगी? अदरक वाली चाय यामिनी को बहुत पसंद थी। उसने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराई। आप क्यों, रामू से कहिए ना, वो बना देगा। वो धीरे धीरे बस इतना ही कह पाई। अरे रामू से क्यों कहूँ, वो क्या मुझसे अच्छी चाय बनाता है? तुम्हारे लिए तो चाय मैं ही बनाऊंगा। कहकर यमन रसोई में चले गए। जब वो वापस आए तो ट्रे में 2 कप चाय के साथ कुछ बिस्कुट भी रख लाए। उन्होंने सहारा देकर यामिनी को उठाया और हाथ में चाय का कप पकड़ाकर बिस्किट आगे कर दिया। नहीं, कुछ नहीं खाना, कहकर यामिनी ने बिस्किट की प्लेट सरका दी। बिस्कुट चाय में डुबाकर उनकी बात पूरी होने से पहले ही यामिनी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। यामिनी की ये हालत देखकर यमन का दिल भर आया। उसका खाना पीना लगभग ना के बराबर हो गया था। आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे। वजन एकदम कम हो गया। वो इतनी कमजोर हो गई कि उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। यमन खुद को विवश महसूस कर रहे थे। समय के आगे हारते चले जा रहे थे यमन। ये कैसी विडंबना थी कि डॉक्टर होकर उन्होंने न जाने कितने मरीजों को स्वस्थ किया था, किंतु खुद अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। बस धीरे धीरे अपनी जान से भी प्रिय पत्नी यामिनी को मौत की ओर जाते हुए भीगी आंखों से देख रहे थे। यमन को वो दिन याद आया जिस दिन वो यामिनी को ब्याह कर अपने घर लाए थे। माँ अपनी सारी जिम्मेदारियां बहू यामिनी को सौंपकर निश्चिंत हो गई थी। प्यारी सी दिखने वाली यामिनी ने भी खुले दिल से अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा किया, पूरे मन से स्वीकारा और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया। उसके सौम्य सरल स्वभाव ने परिवार के हर सदस्य को इसका कायल बना दिया था। सारे सदस्य यामिनी की तारीफ करते नहीं थकते थे। यमन मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर के पद पर थे, साथ ही घर में भी एक क्लिनिक खोल रखा था। स्वयं को एक योग्य व नामी डॉक्टर के रूप में स्थापित होने की बड़ी तमन्ना थी। घर की जिम्मेदारियां अकेली यामिनी पर डालकर वो सुबह से रात तक अपने कामों में व्यस्त रहते। नई नवेली पत्नी के साथ वक्त गुजारने की उनको फुर्सत ही नहीं थी, या फिर शायद यमन ने ज़रूरत ही नहीं समझी, या यूं कहा जाए कि ये अनमोल क्षण उसकी ज़िंदगी में नहीं थे। उन्हें लगता था कि यामिनी को तमाम सुख सुविधा व ऐशो आराम में रखकर वो पति होने का फ़र्ज बखूबी निभा रहे हैं, जबकि सच तो ये था कि यामिनी की भावनाओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। यामिनी का मन तो यही चाहता था कि यमन उसके साथ सुकून व प्यार के 2 पल गुजारें। वो तो ये भी सोचती थी कि यमन उसके साथ जितना भी समय बिताएंगे उतने ही पल उसके जीवन के अनमोल पल कहलाएंगे। लेकिन अपने मन की ये बात वो यमन से कभी नहीं कह पाई। जब कहा तब यमन नहीं समझ पाए, और जब समझे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वक्त के साथ साथ यमन की प्रैक्टिस बढ़ने लगी और उन्होंने एक सर्व सुविधा युक्त नर्सिंग होम खोल लिया। हर कदम पर वो यमन का मौन संबल बनी रही। वो उनके जीवन में एक घने वृक्ष सी शीतल छांव देती रही। यमन की मेहनत रंग लाई। कुछ समय बाद सफलता यमन के कदम चूमने लगी। कुछ ही समय में उनके नर्सिंग होम का नाम काफ़ी हो गया। वहाँ उनकी व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सिर्फ अपने नर्सिंग होम पर ही ध्यान देने लगे। इस बीच यामिनी ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया और उनकी परवरिश में अपनी खुशी तलाशने लगी। जिंदगी एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चल रही थी। यमन के लिए उसका अपना काम था और यामिनी के लिए उसके बच्चे और परिवार। सास ससुर के देहांत और ननद की शादी के बाद
यामिनी और भी अकेलापन महसूस करने लगी। बच्चे भी बड़े होकर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। यामिनी का मन किस बात के लिए लालायित था, ये जानने की यमन ने कभी कोशिश नहीं की। जिंदगी ने यमन को एक मौका दिया था। कभी कोई भी फरमाइश ना करने वाली उनकी पत्नी यामिनी ने एक बार उन्हें अपने दिल की गहराइयों से वाकिफ भी कराया था, लेकिन वो ही उसके दिल का दर्द और आंखों के सूनेपन को अनदेखा कर गए थे। उस दिन यामिनी का जन्मदिन था। उन्होंने प्यार जताते हुए उससे पूछा था, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया हूँ। तब यामिनी के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई थी। उसने धीमी आवाज में बस इतना ही कहा, तोहफे तो आप मुझे बहुत दे चुके, अब तो बस आपका सानिध्य चाहिए। यमन बोले, वो भी मिल जाएगा। कुछ साल और मेहनत कर लूँ, अपनी व बच्चों की लाइफ सेटल कर लूँ, फिर तो तुम्हारे साथ समय ही समय गुजारना है। कहते हुए साड़ी का एक पैकेट थमाकर यमन चले गए। यामिनी ने फिर कभी यमन से कुछ नहीं कहा। बेटा भी डॉक्टर बन गया था। उसने भी डॉक्टर लड़की से शादी कर ली थी। बेटे बहू का भी सहयोग यमन को मिलने लगा। बेटी की भी शादी हो गई थी। दोनों अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त हो गए, लेकिन परिस्थिति आज भी पहले की ही तरह थी। यामिनी अब भी यमन के सानिध्य को तरस रही थी। शायद सब कुछ इसी तरह चलता रहता अगर यामिनी बीमार न पड़ती। एक दिन जब तब लोग नर्सिंग होम में थे, तब यामिनी चक्कर खाकर गिर पड़ी। घर के नौकर रामू ने जब फोन पर बताया तो सब घबरा गए। फिर शुरू हुआ टेस्ट कराने का सिलसिला। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि यामिनी को कैंसर है। यमन ये सुनकर घबरा गए, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उन्होंने अपने मित्र कैंसर स्पेशलिस्ट को रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने देखते ही साफ मना कर दिया, यमन तुम्हारी पत्नी को कैंसर है। इसमें कुछ तो बीमारी के लक्षणों का पता ही देरी से चलता है और कुछ इन्होंने अपनी तकलीफें छिपाई होंगी। अब तो इनका कैंसर चौथी स्टेज पर है। ये शरीर के दूसरे अंगों तक भी फैल चुका है और कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। अब तो जो शेष समय है इनके पास, इनको बस खुश रखो। ये सुनते ही यमन के हाथ पैरों से मानो दम ही निकल गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यामिनी इतनी जल्दी इस तरह उन्हें दुनिया में अकेला छोड़कर चली जाएगी। वो तो हर वक्त एक खामोश साए की तरह उनके साथ रहती थी। उनकी हर छोटी छोटी ज़रूरतों को कहने के पहले ही पूरा कर देती थी। फिर यूं अचानक उसके बिना, अब जाकर यमन को लगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी थी। यामिनी के अस्तित्व की कभी कोई कदर नहीं की, उसे कभी महत्व ही नहीं दिया। आज यमन को अपनी की हुई गलतियों की कड़ी सज़ा मिल रही थी। जिस महत्वाकांक्षा के पीछे भागते भागते उनकी ज़िंदगी गुजरी थी, आज जिसका उन्हें बेहद गुमान भी था, आज अपना सारा गुमान व शान तुच्छ लग रहा था। अब जब उन्हें पता चला कि यामिनी के जीवन का बस थोड़ा ही समय बाकी रह गया था, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो उनके जीवन का कितना बड़ा अहम हिस्सा थी। यामिनी के बिना जीने की कल्पना मात्र से ही वो सिहर उठे। वो हमेशा यामिनी को उपेक्षित करते रहे, लेकिन अब अपनी सारी सफलताएं उन्हें बेमानी लगने लगीं। पापा जी, अब चिंता मत कीजिए, मैं अब नर्सिंग होम नहीं आऊँगी, घर पर ही रहकर मम्मी जी का ध्यान रखूंगी, उनकी बहू कह रही थी। यमन ने एक गहरी सांस ली और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, नर्सिंग होम अब तुम ही लोग संभालो। तुम्हारी मम्मी को इस वक्त सबसे ज़्यादा मेरी ही ज़रूरत है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ त्याग किया है। उसका ऋण तो मैं किसी भी हालत में नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन कम से कम अंतिम समय में उसका साथ तो निभाऊं। उसके बाद यमन ने नर्सिंग होम जाना छोड़ दिया। अब घर पर ही रहकर यामिनी की देखभाल करते, उससे दुनिया जहान की बातें करते, कभी कोई किताब पढ़कर सुनाते तो कभी साथ बैठकर टीवी देखते। वो भी किसी तरह यामिनी के जाने के पहले बीते वक्त की भरपाई करना चाहते थे, मगर वक्त उनके साथ नहीं था। धीरे धीरे यामिनी की तबीयत और भी बिगड़ने लगी थी। यमन उसके सामने तो संयम रहते, मगर अकेले में उनके दिल की पीड़ा आंसुओं की धारा बनकर बहती थी। यामिनी का कमज़ोर शरीर और सूनी आंखें यमन के हृदय में शूल की तरह चुभती रहती।
वो स्वयं को यामिनी की इस हालत का दोषी मानने लगे थे और उनके मन में यामिनी को खो देने का डर भी रहता। वो जान चुके थे कि बुरा समय उनकी नियति में लिखा जा चुका था, लेकिन उस सब की कल्पना करते हुए हमेशा डरे रहते। अंधेरा हो गया जी। यामिनी की आवाज़ से यमन की तंद्रा टूटी। उन्होंने उठकर लाइट जला दी। देखा कि यामिनी का चाय का कप आधा भरा हुआ रखा था और वो फिर से आंखें मूंदे टेक लगाकर बैठी थी। चाय ठंडी हो चुकी थी। यमन ने चुपचाप चाय का कप उठाया, किचन में जाकर सिंक में चाय फेंक दी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। हवा का ठंडा झोंका आकर उन्हें छू गया, लेकिन अब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने अपनी आंखों के कोरों को पोंछा और रामू को आवाज़ लगाकर खिचड़ी बनाने को कहा। खिचड़ी भी मुश्किल से 2 चम्मच ही खा पाई थी यामिनी। आखिर में यमन उसकी प्लेट उठाकर किचन में रख आए। तब तक बहू बेटा भी नर्सिंग होम से लौट आए थे। कैसी हो मम्मा? बेटे ने प्यार से यामिनी की गोद में लेटते हुए बोला। ठीक हूँ मेरे बच्चे। मुस्कुराते हुए यामिनी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीमी आवाज़ में कहा। यमन ने देखा कि यामिनी के चेहरे पर असीम संतोष था। अपने पूरे परिवार के साथ होने की खुशी थी उसे। वो अपनी बीमारी से अनजान नहीं थी, परंतु फिर भी वो प्रसन्न ही रहती थी। जिस अनमोल सानिध्य की आस लेकर वो वर्षों से जी रही थी, अब उसे वो बिना मांगे ही मिल रही थी। अब वो तृप्त थी, इसीलिए आने वाली मौत के लिए कोई डर या अफसोस यामिनी के चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा था। बच्चे काफ़ी देर तक माँ का हालचाल पूछते रहे, उसे अपने दिन भर के काम के बारे में बताते रहे। फिर यामिनी का रुख देखकर यमन ने उनसे कहा, अब तुम लोग खाना खाकर आराम करो, थक गए होगे। पापा आप भी खाना खा लीजिए, बहू ने कहा। मुझे भूख नहीं है बेटा, मैं बाद में खा लूँगा। बच्चों के जाने के बाद यामिनी फिर आंखें मूंदकर लेट गई। यमन ने धीमी आवाज़ में टीवी ऑन कर दिया, लेकिन थोड़ी देर में ही उनका मन ऊब गया। भूख लगने पर भी खाना खाने का मन नहीं किया। उन्होंने सोचा यामिनी और अपने लिए दूध ही ले आए। किचन में जाकर यमन ने 2 ग्लास दूध गर्म किया। यामिनी दूध लाया हूँ। कमरे में आकर यमन ने धीरे से आवाज़ लगाई, लेकिन यामिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें लगा कि वो सो रही है। उन्होंने उसके ग्लास को ढक कर रख दिया और खुद पलंग के दूसरी तरफ बैठकर दूध पीने लगे। यमन ने यामिनी की तरफ देखा। उसके सोते हुए चेहरे पर कितनी शांति झलक रही थी। यमन का हाथ बरबस ही उसका माथा सहलाने के लिए आगे बढ़ा। वो चौंक पड़े, दोबारा माथे और गालों को स्पर्श किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि यामिनी का शरीर ठंडा था। वो सो नहीं रही थी, बल्कि हमेशा के लिए चिर निद्रा में विलीन हो चुकी थी। वो एकदम सुन्न हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर यमन को धीरे धीरे चेतना जागी। पहले सोचा जाकर बच्चों को खबर कर दें, लेकिन कुछ सोचकर रुक गए। सारी उम्र यामिनी यमन के सानिध्य के लिए तड़पी थी, लेकिन आज यमन एकदम तन्हा हो गए थे। अब वो यामिनी के सानिध्य के लिए तरस रहे थे। आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। यामिनी की मौजूदगी को अपने दिल में महसूस करना चाह रहे थे। इस एहसास को अपने अंदर समेट लेना चाहते थे, क्योंकि बाकी की तन्हा जिंदगी उन्हें अपने इस दुख भरे एहसास के साथ व पश्चाताप के दर्द के साथ ही तो गुजारनी थी। यमन के पास केवल एक रात ही थी। अपने और अपनी प्रिय पत्नी के सानिध्य के इस आखिरी पलों में वो किसी और की दखल अंदाजी नहीं चाहते थे। उन्होंने लाइट बुझा दी और यामिनी के निर्जीव शरीर को अपने हृदय से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन यमन की आंखों की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। काश यमन अपने जीवन के व्यस्त क्षणों में से कुछ पल यामिनी के साथ गुजार लेते, तो शायद आज यामिनी यमन को छोड़कर न जाती। यमन के सानिध्य की तड़प अपने साथ लेकर यामिनी तो हमेशा के लिए चली गई और यमन को दे गई पश्चाताप का असहनीय दर्द। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
थैंक यू।